हम कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र के अंतर्गत भारत में मानव पूंजी का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है और ये है क्या। तो जो मानव पूंजी जो है वह कौशल से अधिक अर्थव्यवस्था उत्पादन की प्रक्रिया जो है विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है कि कौशल उच्च कोटि का होना चाहिए, उत्पादन विकास की प्रक्रिया में उतना ही अधिक होगा। साथ ही साथ कौशल वृद्धि के एक महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि मानव पूंजी कहा जाने लगा है क्योंकि मानव के द्वारा ही ये सारे कार्य जो है किए जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले जो पर्याप्त मात्रा मानव पूंजी की जरूरत होती थी वह संसाधनों मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश भी किए जाने लगा। इसके साथ साथ इसमें जो जनसंख्या में विकास हेतु जो किए जाने वाले जो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण आदि में भी व्यय किए जाने लगे। फिर मानव पूंजी और मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा, मतलब मानव पूंजी क्या है और मानव पूंजी निर्माण क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो मानव पूंजी है जो क्या है, तो डॉक्टर, वकील, अध्यापक, कौशल और निर्भरता जो योग होता है उस उत्पादन प्रक्रिया में जो व्यस्त होते हैं एवं व्यस्त रहने की क्षमता रखते हैं। और दूसरा मानव पूंजी जो है वह निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्तियों को पाना या उसकी संख्या में वृद्धि करना, कौशल, शिक्षा, अनुभव के गुण पाए जाते हैं। यह राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर है मानव पूंजी और मानव विकास में पूंजी में क्या अंतर है। फिर मानव पूंजी के लक्ष्य प्राप्ति के साधन होते हैं, जबकि मानव विकास सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करते हैं। मानव पूंजी में श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं और जबकि उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार लोगों को दीर्घ जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। मानव पूंजी की तुलना में मानव विकास की अवधारणा अधिक व्यापक है। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर है। भौतिक पूंजी दृश्य होती है जो बेचा या खरीदा जाता है और मानव पूंजी अदृश्य होती है, केवल मानव पूंजी जो है सेवाओं को ही बेचा जाता है। भौतिक पूंजी जो है स्वामित्व अधिक अस्तित्व अलग होता है, जबकि मानव पूंजी में उसके स्वामी अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक पूंजी निजी लाभ से उत्पन्न होता है और जबकि मानव पूंजी जो है सामाजिक लाभ और निजी लाभ दोनों से प्राप्त होता है। फिर मानव पूंजी निर्माण के स्रोत और निर्धारक तत्व, मतलब मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है। शिक्षा में व्यय करके हम मानव पूंजी निर्माण करते हैं, स्वास्थ्य और पर व्यय करके जिसमें कि डॉक्टर वगैरह बनते हैं। फिर कार्यस्थल पर प्रशिक्षण करके जो उद्योग में कार्य करते हैं उनको कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्रदान करके भी कार्यकुशल में उत्पादक बनाए जा सकते हैं। फिर स्थानांतरण में करके उसमें भी व्यय करके पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण स्रोत होता है, जिसमें लोग उच्च आय वाले रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं। फिर सूचना पर व्यय, कौशल प्राप्ति के लिए लोग सूचना पर भी व्यय करते हैं, जिससे कि नौकरी के लिए स्थानों विशिष्ट कौशल निर्माण की शैक्षिक संस्थाओं की पूरी कर सकें। फिर आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी का महत्व। भौतिक पूंजी का जो है कुशल उपयोग मानव पूंजी पर निर्भर करता है कि मानव पूंजी निर्माण पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि करता है। फिर मानव पूंजी निर्माण उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ नव प्रवर्तन और अधिकारों को भी विकसित करती है। मानव पूंजी निर्माण की सहभागिता की दर में वृद्धि होती है और मानव पूंजी निर्माण की सहायता से ही ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास तीव्र होती है। फिर भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं कौन कौन सी है। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या अधिक बढ़ने के कारण भी उसमें परेशानी होती है। फिर प्रतिभा पलायन, जो बहुत बढ़िया कुशल श्रमिक होते हैं या कुशल व्यक्ति होते हैं या मानव पूंजी होते हैं वे बाहर चले जाते हैं। अपर्याप्त मानव शक्ति का नियोजन, क्योंकि पूरी मानव शक्ति का भी उपयोग नहीं हो पाता है। प्राथमिक क्षेत्र में काम के दौरान प्रशिक्षण की अपर्याप्तता पाई जाती है और शैक्षिक मानक जो है वह भी कम होता है। फिर शिक्षा का महत्व, शिक्षा के विज्ञान या प्रौद्योगिकी का विकास होना चाहिए जिससे कि मानव पूंजी का निर्माण हो सके। देश के सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग भी शिक्षा में सहायक होता है। नैतिक शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए, आर्थिक विकास में भी सहायक होना चाहिए। फिर भारत में शिक्षा के क्षेत्र का विकास, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये तीनों शिक्षा में ही बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है जिससे कि वे अच्छे मानव पूंजी का निर्माण हो सके। फिर तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा और कृषि शिक्षा संबंधी, इसमें भी व्यक्तियों को अच्छी प्रशिक्षण दिया जाए तो भारतीय तकनीकी संस्थान, कृषि अनुसंधान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला आदि स्थापित किए गए। फिर है प्रौढ़ शिक्षा, वयस्कों को निरक्षरता का उन्मूलन करने हेतु विशेष शिक्षा के प्रबंध किए गए ताकि वे भी अच्छे कार्य कर सकें। फिर सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भी जो साक्षर नहीं है साक्षर नहीं है उनको साक्षर करने का प्रयास किया जाता है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां और समस्याएं, शिक्षा पर व्यय अधिक होता है जो कि सकल घरेलू उत्पाद में अधिक प्रतिशत व्यय दर्शाता है। इसमें लिंग के आधार पर भी पक्षपात किया
भारत में लिंग के आधार पर भी पक्षपात किया जाता है, अर्थात लड़के और लड़कियों की शिक्षा के अवसर नहीं दिए जाते। फिर शहरी और ग्रामीण जनसंख्या संबंधी भी पहुंच असमता पाई जाती है। निर्धनता की अशिक्षा के कारण एक बड़ा कारण है और गुणवत्ता की दृष्टि से भी शिक्षा का स्तर निम्न है। फिर गृहकार, मानव पूंजी से क्या आशय है, मानव पूंजी निर्माण का क्या अर्थ है, मानव विकास क्या है, भौतिक पूंजी किसे कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के भेद स्पष्ट कीजिए, मानव पूंजी निर्माण के किन किन कारकों का योगदान रहता है, भारत में पूंजी निर्माण की मुख्य समस्या बताइए। ये आपको आंसर करनी है।